हेलो दोस्तों। तो लीडरशिप थ्योरीज की इस सीरीज में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में तकरीबन 13 लीडरशिप थ्योरीज कवर की, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के लीडरशिप स्टाइल्स थे। एकदम कन्वेंशनल ग्रेट मेंस थ्योरी से लेकर के फुल रेंज लीडरशिप मॉडल तक को हमने कवर किया। 3 लीडरशिप स्टाइल्स हमारे बचते हैं जो कि बहुत खास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत डिफरेंट हैं। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगली थ्योरी जो हम कवर करने जा रहे हैं वो विक्टर व्रूम और फिलिप यटन की थ्योरी है, जिसे हम कहते हैं व्रूम यटन थ्योरी। इस थ्योरी में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डिसीजन ट्री दिया गया है। उस डिसीजन ट्री को आप यूज करके अलग अलग सिचुएशन में लीडरशिप डिसीजंस ले सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स। और क्या आपको उस डिसीजन को लेने के लिए अपने फॉलोअर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है या नहीं, ये सब पैरामीटर्स उस डिसीजन ट्री में कवर होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा सकूं। डिसीजन मेकिंग में एक चीज होती है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको बोलते हैं डिसीजन डायलेमा। डायलेमा मतलब कि कंफ्यूजन। कई बार क्या होता है कि आपने खुद से ही डिसीजन ले लिया। अब आपने खुद से डिसीजन ले लिया, किससे पूछा नहीं, तो आप बन गए ऑटोक्रेटिक लीडर। मतलब आपने खुद से लिया, किसी से नहीं पूछा, आपको जो समझ में आया कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि आप सबको कंसल्ट करो, सबको कंसल्ट करने के बाद फिर एक डिसीजन लो सबकी सहमति से, मगर उसमें टाइम बहुत लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोगों की राय आपस में ना मिले, फिर सबकी राय मिलाते मिलाते और टाइम लग सकता है। तो कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा तरीका सही है, क्या अलग अलग समय पे अलग अलग तरीका सही है, ये डिसीजन डायलेमा दूर करने के लिए व्रूम यटन ने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डिसीजन ट्री बनाया, जिसमें आपको ये डायलेमा दूर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा किस टाइम कौन सी टेक्निक यूज करनी है डिसीजन मेकिंग की। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से एकदम क्लियर हो जाता है कि कौन सी बेस्ट अप्रोच है डिसीजन लेने की, कौन सा लीडरशिप स्टाइल उस डिसीजन में यूज होना चाहिए, बेस्ड ऑन कैसी सिचुएशन है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा ये सिचुएशन बेस्ड लीडरशिप ट्री है, सिचुएशन बेस्ड लीडरशिप मॉडल है। और इसमें एक कंसिस्टेंसी भी आती है, मतलब क्योंकि आपको फ्लो चार्ट दिया है तो हर बार आप उस फ्लो चार्ट के हिसाब से देखते हो, तो कंसिस्टेंसी आती है डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं कि कभी मेरा मूड अच्छा है तो मैंने कोई डिसीजन ले लिया, कभी मेरा मूड खराब है तो मैंने कोई और डिसीजन ले लिया। तो ये लीडर के मूड के या बाकी वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये बहुत स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए किस समय में। आइए समझते हैं इसको आगे। हो सकता है एक सिचुएशन हो जो हमारे को बहुत जल्दी डिसीजन लेना, टाइम नहीं है, एकदम अर्जेंसी है, वहां हो सकता है हमें ऑटोक्रेटिक डिसीजन लेना पड़े। हो सकता है हमारे पास बहुत टाइम है, हमें सबकी कंसल्टेशन लेने की जरूरत है, तो वहां पे कंसल्टेटिव होना पड़े। अलग अलग स्टाइल, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग टाइम में। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला आता है डिसीजन क्वालिटी। अगर डिसीजन क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांजैक्शनल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, तो मैं भी डिसीजन ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन क्वालिटी है, उसका बहुत स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो हमें थोड़ा सा उसके ऊपर और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी आती है टीम कमिटमेंट। टीम कमिटमेंट का मतलब है कि हम जो डिसीजन लेंगे क्या उसका टीम के ऊपर फर्क पड़ता है, क्या एट लार्ज कहीं ना कहीं उनको इंपैक्ट करेगा वो। अगर वो इनको इंपैक्ट करेगा तो हो सकता है कि उनसे कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी हो, उनसे सलाह मशवरा करना ज़रूरी ना हो। ऐसा ना हो कि हम जब डिसीजन ले लें उसके बाद एक्सेप्टेंस ही ना आए। तीसरी चीज़ है टाइम कंस्ट्रेन। क्या हमारे पास कोई टाइम कंस्ट्रेन है, हमें जल्दी डिसीजन लेना है, या फिर हमारे पास खुला टाइम है, बहुत टाइम है, हम सोच समझ के कोलैबोरेट करके डिसीजन ले सकते हैं। ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे डिसीजन फ्लो के लिए। इस लीडरशिप के मॉडल में हर लीडरशिप स्टाइल को एक कोड दिया गया है, और ये कोड जो आपको फ्लो चार्ट में जब आप जाओगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हर एक कोड कहीं डिनोट करता है कि कहां पे कौन सा कोड यूज होना है। पहला कोड जो इसमें आता है वो आता है A1। A1 का मतलब ऑटोक्रेटिक 1, मतलब मेरे मन को भाया तो मैंने एक और रिसोर्स लगाया, मेरे मन को ना भाया तो मैंने 4 रिसोर्स को भी ऑफिस से भगाया, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैंने किया, कोई टेंशन नहीं है। ऑटोक्रेटिक 1। फिर आता है A2। A2 का मतलब है कि मैं सबसे पूछ लूंगा, जिससे मेरे को जरूरी होगा उससे मैं पूछ लूंगा, जो इंफॉर्मेशन लेनी होगी ले लूंगा, एंड में डिसीजन तो मैं ही लूंगा, बस मैं सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लूंगा, डिसीजन मैं ही लूंगा।
फिर आता है C1। C1 का मतलब होता है कंसल्टेटिव वन। भैया मैं एक एक आदमी के पास जा जा करके पूछ रहा हूं, भैया तुम्हारी राय क्या है, क्या मशवरा है, क्या बताओ। सबसे मैं इंफॉर्मेशन भी ले रहा हूं, सबकी सलाह भी पूछ रहा हूं। सलाह पूछने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद, सबकी इंफॉर्मेशन को मैंने कलेक्ट कर लिया, उसके बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया। मगर यहां पे मैं सबको इकट्ठा नहीं कर रहा हूं। इकट्ठा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ लोगों की आपस में बनती नहीं, या कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी मैं राय लेने जाऊंगा तो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आए, तो मैं नहीं चाहता वो सब हो, कोई टाइम वेस्ट हो, कोई वो कॉन्फ्लिक्ट आए। इसलिए मैं सबकी राय लेकर के, उनको इकट्ठा करके, जो मुझे सही लगेगा उनकी राय के बेसिस पे वो डिसीजन मैं लूंगा। C1। C2 होता है कंसल्टेटिव टू, जहां पे मैंने सारे ग्रुप को बुलाया इकट्ठा, ग्रुप डिस्कशन किया, सबकी राय मशवरा लिया और सबसे पूछा, सबको एक कंसेंसस पे लाने की कोशिश की और उसके बेसिस पे मैंने एक डिसीजन ले लिया। और आखिरी आता है G2। G2 का मतलब होता है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि मैं सिर्फ फैसिलिटेटर हूं, मैंने सबको बुला लिया, फिर मैंने एक विजन रखा, बताया कि इस चीज पे डिसीजन लेना है, सब ने अपना अपना राय दी और उसके बेसिस पे सब अपने आप एक कंसेंसस में आ गए। मैं एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा हूं, सबको कंसेंसस में लाया, फिर वो डिसीजन टीम का डिसीजन है, मैंने सिर्फ फैसिलिटेट किया। तो ये कोड्स याद रखना, A1, A2, C1, C2 और G2, क्योंकि आगे फ्लो चार्ट में ये कोड्स यूज होंगे और वहां जाकर के आपको याद रखना कि कौन सा कोड क्या था। तो ये जो आपके सामने डिसीजन ट्री है, इसमें 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, डिसीजन का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मतलब ट्रांजैक्शनल डिसीजन है, छोटा मोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आता है, इज द टीम कमिटमेंट टू द डिसीजन इंपॉर्टेंट। मतलब टीम की कमिटमेंट होनी चाहिए डिसीजन को लेकर के, टीम को ही एग्जीक्यूट करना है, टीम पे ही असर डालता है, तो टीम की कमिटमेंट बहुत जरूरी है। मगर अगर टीम के ऊपर वो असर डालता ही नहीं तो शायद टीम की कमिटमेंट जरूरी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है, डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू टेक द डिसीजन ऑन योर ओन। चौथा क्वेश्चन आता है, इज द प्रॉब्लम वेल स्ट्रक्चर्ड। ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये स्ट्रक्चर्ड है, तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, या फिर आपको शायद पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मतलब जब तक मर्ज का नहीं पता होगा ना, तब तक दवा भी सही नहीं जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो शायद आप अपने आप से डिसीजन लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। पांचवा क्वेश्चन आता है कि आप अपने आप से डिसीजन लें तो टीम सपोर्ट करेगी ना। 6th क्वेश्चन आता है, इज द टीम शेयर्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब सब लोग अलाइंड हैं, सिंक हैं, एकदम सिनर्जाइज्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को लेकर के। कहीं ऐसा तो नहीं है उनके इंडिविजुअल गोल एकदम अलग हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल अलग हैं, वो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में तो नहीं है। और 7th और लास्ट क्वेश्चन है, इज कंफ्लिक्ट अमंग द टीम लाइकली आफ्टर द डिसीजन। कि मतलब डिसीजन आपने ले लिया तो ऐसा तो नहीं कि 2 टीम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, डिसीजन एकदम अपोज हो जाएगा, टीम कंफ्लिक्ट आ जाएगा, क्या वो ऐसा है कि नहीं है। ये जो डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें Y डिनोट करता है यस, N डिनोट करता है नो, और इसमें जो A1, A2, C1, C2 और G2 हैं, ये आपके लीडरशिप स्टाइल को डिनोट करते हैं। तो इसमें 1-2 चीजें समझ लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो एक सिनेरियो देखते हैं इसमें कि क्या ये डिसीजन की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए N आ गया, नो नहीं है इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है जी, क्या कमिटमेंट लोगों की इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नीचे आ जाते हैं, वो भी आ गया नो। अगर कमिटमेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन की क्वालिटी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो A1 करो और खत्म करो। मतलब फटाफट से डिसीजन लो, खत्म करो, कोई टेंशन नहीं है। अब इसी सिचुएशन में ये मान लेते हैं कि क्या आपको टीम की कमिटमेंट की जरूरत है। आप बोलोगे हाँ जी जरूरत है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप खुद से डिसीजन ले लोगे तो क्या टीम आपको सपोर्ट करेगी। अगर उसका आंसर यस है तो आप A1 फिर से अपने आप डिसीजन लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं, नो है उसका आंसर, टीम आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो आप G2 यूज करोगे। G2 मींस कोलैबोरेटिव अप्रोच, टीम को साथ में ला करके उनको कोलैबोरेट करके डिसीजन लोगे। अब एक दूसरे सिनेरियो में जाते हैं जहां हर चीज यस 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 है। तो पहले देखते हैं क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या टीम कमिटमेंट जरूरी है, यस जरूरी है। नाउ डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू टेक द डिसीजन, हाँ मेरे पास है इनफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया तो टीम सपोर्ट करेगी, यस सपोर्ट करेगी। तो A2 ऑटोक्रेटिक 2 डिसीजन ले लो, टीम से बात करो और खत्म करो, डिसीजन ले लो। तो आइए थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन ट्री में चलते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन देखते हैं इसमें क्या है, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा लेयर्स में हमें जाना पड़ेगा, समझते हैं। तो क्या ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है।
इज टीम कमिटमेंट इन द डिसीजन इंपॉर्टेंट? हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, टीम की कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू टेक द डिसीजन? अब आप बोलते हो नहीं, मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, नो आ जाता है उसका आंसर। तो अब नो के बाद हमारे पास एक सवाल आता है, इज द प्रॉब्लम वेल स्ट्रक्चर्ड? तो आप बोलते हो नहीं, प्रॉब्लम भी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है और प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ यू हैव मेड द डिसीजन योरसेल्फ वुड द टीम सपोर्ट इट? आप बोलोगे नहीं जी, टीम भी सपोर्ट नहीं करेगी मुझे। मतलब ना तो मेरे पास उसको लेने के लिए डिसीजन है प्रॉपर, ना वो स्ट्रक्चर्ड है प्रॉब्लम, और ना टीम सपोर्ट करेगी। तो फिर हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, डज द टीम शेयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल? अगर आप बोलते हो यस, वो शेयर करते हैं, तो फिर हम चाहते हैं G2 स्टाइल में, कि G2 स्टाइल में क्या, सबको बुला लिया और सबको बुलाने के बाद हमने सबसे कंसल्ट करने के बाद थोड़ा फैसिलिटेट किया और लेट द डिसीजन कम फ्रॉम द टीम, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्ट्रक्चर भी नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, सारी टीम को बुलाऊंगा और क्योंकि टीम जो है अलाइंड है ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऊपर, तो एज ए टीम टुगेदर आई विल फैसिलिटेट एंड दे विल टेक द राइट डिसीजन। अब इसी सिचुएशन में अगर लास्ट क्वेश्चन का आंसर नो होता, कि मतलब टीम ऑर्गेनाइजेशनल गोल नहीं शेयर करती, तो हम कौन सा यूज करते हैं लीडरशिप स्टाइल? C2। C2 का मतलब कि मैंने सबको बुलाया, सबसे बात की, सबसे इंफॉर्मेशन ली, मगर एंड में डिसीजन खुद ही लिया। टीम ने डिसीजन नहीं लिया, खुद मैंने डिसीजन लिया, मगर हाँ मैंने उनको बुलाया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई, मगर उसके बाद डिसीजन मैं ले रहा हूं। इसी तरह से आप अलग अलग सिचुएशन को समझ सकते हैं। आप रियल टाइम अपनी, जैसे अगर आप लीडर हैं, आप मैनेजर हैं कहीं, तो आप रियल टाइम अपनी देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और सोचिए इस डिसीजन ट्री में वो कहाँ कहाँ फिट बैठती है। तो कौन सा डिसीजन मेकिंग टूल आपको यूज़ करना चाहिए? क्या आपको कोलैबोरेट करना चाहिए या ऑटोक्रेटिक रहना चाहिए? मतलब C1, C2, G2, A1, A2, कौन सा डिसीजन प्रोसेस उस टाइम बिल्कुल बेस्ट होगा? बहुत इफेक्टिव, बहुत स्ट्रक्चर्ड ये लीडरशिप स्टाइल है। आप आज के परिप्रेक्ष्य में भी इसको अगर यूज करेंगे तो आपको ज्यादातर इससे बहुत सही आंसर मिलेगा। क्योंकि ये लीडरशिप स्टाइल थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसमें एक फ्लो चार्ट पूरा समझना था, इसलिए इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया। नेक्स्ट 2 लीडरशिप स्टाइल जो बचते हैं हमारे, एक सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल है जो कि फॉलोअर किस तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए। बहुत कमाल का लीडरशिप स्टाइल है। और मेरा पर्सनल लीडरशिप स्टाइल रेजोनेंट लीडरशिप स्टाइल, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के बेस पे डेनियल गोल्डमैन ने बनाया था, बहुत ही जबरदस्त है। वो हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको एज ए इफेक्टिव लीडर, एज ए इफेक्टिव डिसीजन मेकर आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस लीडरशिप स्टाइल को यूज करना है। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली तो इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये नॉलेज हम अपने पास तक ना रखें, इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपनी टीम में, लीडर्स में और वो सब लोगों में जिनको डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियोस में विद नेक्स्ट 2 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल्स। टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।